फिर एक बार सीमा पर लद्दाख के पहाड़ों से मैं आप सभी को नमस्कार, सलाम व जूले कहता हूँ। दोस्तों, जब आप में से बहुत लोग फिल्मी दुनिया और फिल्मी हस्तियों के हादसों और अय्याशियों से अपना दिल बहला रहे थे, तब लद्दाख के इस सीमा पर हमारे कुछ हीरो, कुछ रियल हीरो जांबाज जैसे कर्नल संतोष और उनके 20 सिपाहियों के बाद कमांडो न्यिमा तेंजिन एसएफएफ के, उन्होंने भी अपनी जान दी। और ज़रूरत इस बात की है कि हम इन हीरोओं के बारे में भी दिलचस्पी लें अगर एक अग्रगामी प्रोग्रेसिव देश हम अपने आप को मानते हैं। इस हफ्ते लेह शहर के पास चोगलामसर गांव में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इस जाबाज सिपाही कमांडो न्यिमा तेंजिन का अंतिम संस्कार किया गया और लद्दाख की जनता ने आकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आइए हम सब भी मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं इस रियल हीरो को। कमांडो न्यिमा तेंजिन शहीद हुए थे पैंगोंग झील के पास चुशुल गांव के नज़दीक इस पहाड़ी को कब्जा करते हुए, जिसका नाम ब्लैक टॉप हिल भी कहा जाता है। और आजकल इस पहाड़ी पर तैनात हमारे फौजी भाइयों की संरक्षण, सुरक्षा और उनकी सहूलियत के लिए चुशुल गांव के युवक युवती अपने इच्छा से वॉलंटियर कर रहे हैं, उन्हें पानी पहुंचाने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए, ईंधन पहुंचाने के लिए। और ये प्रथा कोई नई नहीं है लद्दाख में। दशकों से जितने भी युद्ध लद्दाख में हुए हैं, लद्दाख के शहरी यानी सिविलियंस सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भूमि तक भी गए हैं। इसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा, मगर ये एक फिल्म हकीकत जो कि बॉलीवुड में बनी थी 1964 में, इसके क्लिप देखते हैं जहां ये दिखाया गया है चेतन आनंद साहब ने कि लद्दाख के शहरी भी कैसे युद्ध में भागीदार थे और मदद कर रहे थे सैनिकों के। इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, ये शायद मदद कर सकता है आपको आज के हालात को समझाने के लिए भी। लेकिन हम चौकी नहीं छोड़ रहे। घेरे की वजह से खाने पीने का सामान हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जा रहा है। लद्दाखी सिविलियंस को राइफल ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया जा रहा है। रेडी एंड लोड। तो ये लद्दाख जो कि अब यूटी लद्दाख बन गई है, अपने आप में एक अजूबा सा है और भारत के लिए एक उदाहरण सी बन सकती है। न सिर्फ यहाँ के लोग देशभक्त हैं जो कि आपने अभी देखा, बल्कि बहुत ही ईमानदार भी हैं। यहाँ अपराध के नाम पर लगभग कुछ होता नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया तो भरी पड़ी होती है कि कोई कह रहा है मुझे ये बटुआ मिला, इसमें 5,000 रुपये हैं, आके ले जाए, कहीं एटीएम कार्ड मिला है, कहीं क्या सामान मिला है। और यहाँ के लोग बहुत पर्यावरण प्रेमी भी हैं। ऐसा एक रेगिस्तान है पहाड़ों में जहाँ कुछ भी अपने आप से नहीं उगता, और यहाँ डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल कटाई नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, बल्कि ज़रा सी भी अगर आप कोई हरियाली देखते हैं तो वो मानव निर्मित है, मैन मेड है। आबादी के दृष्टि से भले ही थोड़े ही हो, 3 लाख है कुल यहाँ की जनसंख्या, जो कि शायद दिल्ली मुंबई के गली में पाई जाती है। 3 लाख की आबादी में 14 तो पद्मश्री और पद्म विभूषण हैं, जो कि आबादी के दृष्टि से देखें तो भारत के औसत से कोई 15 गुने ज़्यादा है इस थोड़े से शहरियों में। ये तो हुए सिविलियन अवार्ड्स यानी कि नागरिक पुरस्कार। अगर आप मिलिट्री या गैलेंट्री पुरस्कारों की बात करें तो लद्दाख के युवाओं की एक रेजिमेंट है जिसे लद्दाख स्काउट्स कहा जाता है, जो कि शायद भारतीय सेना के सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से हैं और बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। संख्या में लगभग सिर्फ 5,000 है, मगर हर युद्ध में अपने कारनामे दिखाए हैं और जहां हर चौथा पांचवा सैनिक किसी न किसी पुरस्कार से सम्मानित है,
11 तो महावीर चक्र हैं इस छोटी सी रेजिमेंट में। यानी कि हर 500 सैनिक पर एक महावीर चक्र, जो कि भारतीय सेना के औसत से 10 गुना ज्यादा बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली से इतने दूर पहाड़ों में और फिर भी इतनी देशभक्ति कि जितनी शायद खुद दिल्ली में भी ना मिले आपको। और फिर ऐसा भी नहीं कि लद्दाख सदा से भारत का हिस्सा रहा हो। 1940-50 की दशक में जब एक तरफ चीन ने तिब्बत राष्ट्र को हड़प कर जबरदस्ती अपना हिस्सा बना लिया, वहीं लद्दाख ने अपनी खुशी से भारत को चुना। सन 1834 तक लद्दाख एक खुदमुख्तार राष्ट्र था, जैसे कि पड़ोसी तिब्बत राष्ट्र या फिर नेपाल राष्ट्र या फिर भूटान राष्ट्र हिमालय में है। 1834 में बिना किसी उत्तेजना के अकारण जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने लद्दाख पर एक आक्रमण किया, बहुत ही हिंसक और क्रूर। और उसके बाद उन्होंने लद्दाख को अपना हिस्सा बना लिया और तब से 1947 तक का एक बहुत ही लंबी काली रात लद्दाख के लिए रही। और फिर 1947 में जब कश्मीर के लोग भी महाराजा से आज़ाद होने के लिए एक आंदोलन चला रहे थे, तब लद्दाख ने भारत की आज़ादी के समय ये नहीं कहा कि हमें आज़ाद होना है, ये कहा कि हमें जम्मू और कश्मीर से निकालकर आप भारत माता अपने गोद में ले ले, एक केंद्रीय शासित इकाई की तरह। मगर अफसोस तब के केंद्र सरकार ने लद्दाख को अपने साथ लेने के बजाय उसी जम्मू कश्मीर के साथ रखा जहां इसकी शोषण हो रही थी, एक जिला बनाकर, डिस्ट्रिक्ट बनाकर। ये लगभग उस तरह है जैसे कि किसी शोषित महिला को उसी के बलात्कारी के साथ विवाह करके रहने पर मजबूर कर दिया जाए। तो 47 से 2019 तक का जो समय था, ये और एक बड़ी लंबी काली रात बनी लद्दाख के लिए। मगर भारत के लिए लद्दाख के लोगों की वफादारी तब भी कम नहीं हुई और 1948 के युद्ध में, जो कि पाकिस्तान के साथ हुआ, लद्दाख के लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वयंसेवी दस्ते बनाकर भागीदारी ली और भारत के जीत में योगदान दिया। उसके बाद लगभग हर युद्ध भारत ने जो लड़ी वो लद्दाख में ही लड़ी, और वो चाहे फिर 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुई उसमें हो, लद्दाखियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुई उसमें भी लद्दाखियों ने अपने कारनामे दिखाए, और लद्दाख स्काउट्स के जवानों के गाथाएं तो आज भी इन पर्वतों में गूंजती हैं। फिर 1999 आया जबकि कारगिल युद्ध जोरों पर था, और तब सिर्फ लद्दाख स्काउट्स के सैनिकों ने नहीं, जिन्होंने बहुत सी शहादतें दी, बल्कि लद्दाख का हर नागरिक उस युद्ध में सैनिकों के सहभागी बने। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में लद्दाख के हर गांव से बसें भर भर कर सामान्य नागरिक वॉलंटियर करने के लिए सीमा पर कारगिल युद्ध में जाते थे। उस वक्त की मशहूर पत्रकार बरखा दत्त, जो कि जमीन पर के हालात को देश के सामने रखती थी, उनसे मैंने इस बारे में पूछा। Well, Sonam, I must say that the extraordinary courage of the Ladakhi people is one of the most undertold stories of our time. I remember when I was reporting from the front line in Kargil, people were volunteering to go to the front and fight for the country. And this could take on many shapes and forms. There were people who were ready to volunteer in the field hospitals. There were Ladakhi people I met, literally one in every home, who volunteered to be porters. In other words, to carry up the mountain loads,
right up those jagged edges, up those jagged cliffs. Remember, many of our soldiers had no exposure to mountain warfare and were fighting a war like this for the very first time. But for the Ladakhi people, this was organic. The Ladakhis, as you well know, are hardy, are tough, are gentle, but when they need to be, are really strong and firm. So all of this, I think, really needs to be documented, really needs to be told. I think the country needs to learn much more about it, about people who always seem ever smiling and who seem so soft and gentle, who are non-violent by faith and by belief, but when it comes to defending India, are amongst the most patriotic, amongst the toughest, amongst the bravest people, men and women that I have ever met. तो ये थी लद्दाख के लोगों के भारत के प्रति देश प्रेम और सेना के साथ भागीदारी। मगर भारतीय सेना में इस भागीदारी की उतनी चर्चा नहीं होती। मेरा निजी विचार ये है कि भारतीय सेना के लिए ये सबसे बड़ा एसेट है। ये एक ऐसा एसेट है जो कि न चीन के पास है न पाकिस्तान के पास। चीनी सेना कभी नहीं कह सकती ऐसी बातें अपने स्थानीय लोगों के बारे में, न ही पाकिस्तानी सेना ऐसी बातें कह सकते हैं। तो ये उनके विमानों और तोपों और टैंकों से बढ़कर एक बड़ी एसेट है जो कि सिर्फ भारत और भारतीय सेना जता सकती है दुनिया को। जहां एक तरफ लद्दाख के लोग हर एक युद्ध में भारतीय सेना के साथ खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के नेता एक और संघर्ष में लगे थे। इस काली रात से लद्दाख को कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग एक केंद्रीय शासित प्रदेश घोषित करवाया जाए। और इस लंबी काली रात का अंत हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब अब के केंद्र सरकार ने आखिरकार लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी घोषित की। अब ये एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और एक दायित्व है भारत सरकार का और हर एक भारतीय नागरिक का कि एक ऐसे प्रदेश को और यहाँ के लोगों को जो कि इतने वफादार हैं, राष्ट्रभक्त हैं, ईमानदार हैं और पर्यावरण प्रेमी भी हैं, इस प्रदेश को और इन लोगों को कैसे संरक्षित रखा जाए, संजोए रखा जाए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये एक उदाहरण बन जाए। याद रखिएगा, लद्दाख की सुरक्षा और संरक्षण में ही देश की सुरक्षा है।